हेलो गाइस। सबसे पहले आप सभी का कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिनंदन श्रीवास्तव। और हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो भी आपकी भर्तियां आगे आने वाली हैं, शिक्षक भर्ती जो भी आगे आने वाली है, उससे रिलेटेड जो भी हमारे आगे परीक्षाएं होने वाली हैं, जो संभावित परीक्षाएं हैं, आगे जो आगे परीक्षाएं होने वाली हैं, तो उनमें जो एक बेटा आपका जो एक इसमें एग्जाम होता है, उस एग्जाम का नाम है आपका टेट या फिर सीटेट। सीटेट और टेट के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एग्जाम क्यों कराया जाता है, कौन कंडक्ट कराता है और इसका इसका क्या इंपॉर्टेंस है शिक्षक भर्ती में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं टेट कौन कराता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसको हमें क्यों क्वालिफाई करना बहुत जरूरी है, तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। देखो बेटा, जो टेट एग्जाम है, टेट एग्जाम है, इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। इसे बेटा स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। और सीटेट के बाद बेटा, सॉरी बेटा, टेट के बाद क्या होता है बेटा? आपका जो सुपर टेट, आपने नाम सुना होगा सुपर टेट। सुपर टेट का एग्जाम, टेट क्वालिफाई होने के बाद आपको सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है। उसके बाद इसकी मेरिट बनती है और उसके बाद आपको फाइनली सिलेक्शन दिया जाता है। सिमिलरली सीटेट, सीटेट सीटेट एग्जाम बेसिकली कौन कराता है? सीटेट एग्जाम बेसिकली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, कंडक्ट कराती है। और इसे क्वालिफाई करने के बाद, सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं केवीएस या नवोदय जैसे स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ाने के लिए। तो क्या सर सीटेट केवल क्वालिफाई करना सफिशियंट है? नहीं बेटा, केवल सीटेट क्वालिफाई करना सफिशियंट नहीं है, क्योंकि सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद हमें एक मेंस, एक तरीके का मेंस का एग्जाम देना होता है। सर किसका मेंस एग्जाम देना होता है? तो सीटेट के बाद बेटा आप एलिजिबल हो जाते हो केवीएस और एनवीएस के एग्जाम्स को देने के लिए। केवीएस और एनवीएस के एग्जाम को देने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। तो पहले आपको ये क्लियर हो गया टेट कौन कराता है, सीटेट कौन कराता है, ये आपको एकदम बिल्कुल क्लियर है। इसके बाद हमको सुपर टेट देना है और सीटेट के बाद हमें केवीएस या एनवीएस में जाने की पूरी पूरी आजादी है। ठीक है, तो उसके बाद अच्छा सर, टेट और सुपर टेट, क्या टेट को क्वालिफाई करके हम आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, बट स्टेट के अंदर ही, स्टेट के अंदर ही आप टेट को क्वालिफाई करके और सुपर टेट को क्वालिफाई करके आप जॉब को पा सकते हैं। तो फिलहाल इसके बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे, बीच बीच में सारी वीडियोस में आपको जानकारी मिलती रहेगी। तो सबसे पहले जो बेसिक हमारा मोटिव है वो क्या है कि हम लोग कौन से सब्जेक्ट को लेके आगे प्रोसीड करेंगे, कौन से सब्जेक्ट को आगे लेके प्रोसीड करेंगे। तो बेटे टेट में हम, सीटेट में हम दोनों में कवर करेंगे आपका मैथ्स, मैथ सेक्शन आपने देख ही लिया होगा, बोर्ड पे लिखा हुआ है मैथ सेक्शन। मैथ सेक्शन को लेके आगे हम प्रोसीड करेंगे। बिल्कुल आपको बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें भी कराया जाएगा। कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, नए क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उनको भी देखा जाएगा। क्योंकि जो आयोग है, जो आयोग इसे करा रहा है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जो भी आयोग है जो टेट को करा रहा है, या सीटेट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट में आयोग है वो करा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि अब नए नए क्वेश्चन, नए नए बदलाव करके क्वेश्चन को एग्जाम में पूछ रहा है। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट आपका वही लगेगा, लेकिन कर क्या रहे हैं कि क्वेश्चन में बदलाव कर दे रहे हैं। और क्वेश्चन में बदलाव करने के बाद तब क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, जिससे बच्चा जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्वेश्चन तो मैंने ऐसे पढ़ा था, ये क्वेश्चन ऐसे आ गया है, अब इसमें क्या होगा। तो हम लोग सारे क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिक से उठाएंगे, बिल्कुल बेटा बेसिक से उठाएंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी भी प्रैक्टिस होगी और उन्हीं के बेस पर नए क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं हम उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। टॉपिक वाइज चलेंगे, बिल्कुल बेस पे, इसमें कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एकदम स्टार्टिंग से हम लोग आगे मूव ऑन करेंगे। तो चलिए बेटा, पहला आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक आपका बेटा जो बहुत पूछा जाता है टेट के एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, टेट का एकदम पेट क्वेश्चन है, टेट का पेट क्वेश्चन है और सी टेट का भी पेट क्वेश्चन है। टॉपिक है, टॉपिक है, टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। टॉपिक है, टॉपिक क्या है सर? टॉपिक है आपका बेटा नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। और बेटा इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं बेटा? संख्या पद्धति बोलते हैं। ठीक है, बहुत आराम आराम से हम लोग चलेंगे इसमें, बहुत छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए चलना, बहुत छोटी चीजों को हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग
संख्याओं के बारे में जानते हैं कि संख्याएं सर कौन कौन सी हैं, संख्याओं की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में जब हम उनको जान लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो पहले संख्याओं में हम पहले ले लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या बेटा? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? ठीक, देखो बेटा प्राकृतिक संख्याएं अगर हम इसको एग्जांपल से देखें तो जितने भी हमारे धन पूर्णांक है, अब सर पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक को भी हम बताएंगे, लेकिन ऐसे आप समझो जितने भी धन पूर्णांक हैं वो सारी हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। धन पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? तो धन पूर्णांक जो प्राकृतिक संख्या है वो कहां से शुरू होती है, या धन पूर्णांक कहां से शुरू होते हैं? तो देखो बेटा जो प्राकृतिक संख्या होती है बेटा वो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, सर कहां तक जाएंगे सर? इनफाइनाइट, अनंत तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। जो प्राकृतिक संख्या है हमारी 1 2 3 4 और कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेटा ना। प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक जाते हैं, तो ये सारी संख्या हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाती है। इतना तो क्लियर है सर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। क्या आता है बेटा? पूर्ण संख्या। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंग्लिश में होल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? होल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है ना? और जो प्राकृतिक संख्या है इन्हें क्या बोलते हैं सर? इन्हें बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। क्लियर है ना बेटा? प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर, कहां से कहां तक सर? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक चले जाएंगे हम लोग? बिल्कुल इनफाइनाइट तक, अनंत तक। और उसी तरह जो पूर्ण संख्या है बेटा उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? होल नंबर। और इसमें क्या हो जाता है बेटा? संख्याएं कहां से प्रारंभ होती हैं? 0 से प्रारंभ होती है। 0 1 2 3 4 कहां तक बेटा? अनंत तक हो जाती है। ठीक है बेटा, पूर्ण संख्याएं कहां तक हो जाती हैं? 0 से अनंत तक। अब देखो बेटा क्वेश्चन, प्रश्न कैसे बनते हैं परीक्षाओं में, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? क्या क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं होती हैं? तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? क्या सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होंगी? बिल्कुल सर होंगी, क्योंकि देखो सर यहाँ भी 1 2 3 4 कहां तक? अनंत तक आ रहा है। और यहाँ भी सर देखो 1 2 3 4 कहां तक आ रहा है? अनंत तक आ रहा है। मतलब सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में समाहित है। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में क्या है? समाहित है। बहुत बढ़िया। सर ये 0 इसके बारे में कुछ बताइए। और इसके बारे में बताने से पहले हम अगर आपको एक स्टेटमेंट और पूछें, एक कथन और पूछें कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? तो आप क्या बताओगे? नहीं सर, ऐसा नहीं कह सकते। सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि बेटा आप जरा यहां पर देखो, 0 पूर्ण संख्या में तो है, 0 पूर्ण संख्या में तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये 0 प्राकृतिक संख्याओं में लिखा है? नहीं लिखा हुआ है ना। ये 0 जो है पूर्ण संख्या, सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं में बेटा नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन लेकिन सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो हम लोग कुछ 0 के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए बेटा 0 के बारे में, इसको पहले हम इरेज करते हैं और फिर 0 के बारे में कुछ जानते हैं। देखो बेटा पूछा गया क्वेश्चन है 0 इनमें से क्या है, या इसको बोल सकते हैं 0 इनमें से, या क्वेश्चन को आप ऐसे समझ लो, इनमें से 0 अंक के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? अब देखो बेटा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन बनेंगे, यह एक प्राकृतिक संख्या है। अब बेटा
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, संख्या और अंक में क्या अंतर होता है? संख्या और अंक में क्या अंतर होता है? संख्या और अंक में क्या अंतर होता है? ठीक है, अभी हम उसको भी बताएंगे संख्या और अंक में क्या अंतर है। देखो बेटा, पहले आप समझ लो, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अंकों से, देखो बेटा, अंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिजिट। और संख्या को क्या बोलते हैं बेटा? नंबर। ठीक है, तो संख्या और अंक दोनों में बहुत डिफरेंस है बेटा। अंक को बोलते हैं डिजिट, संख्या को बोलते हैं नंबर। ठीक है, तो डिजिट से मिलके नंबर बनता है बेटा। अगर हम केवल कह दें वन, वन क्या है? एक क्या है? एक नंबर या एक अंक है? एक अंक है। लेकिन हम लिख दें दो तीन चार और इसको पूरा संयुक्त रूप से पूछें कि एक दो तीन चार क्या है, एक दो तीन चार क्या है, ये कितना लिखा हुआ है? आप बताओगे सर ये 1234 लिखा हुआ है। तो अगर ये 1234 क्या है तो आप बताओगे ये संख्या है, अंक नहीं है, संख्या है। लेकिन अगर कोई ये पूछे कि 1234 में कौन कौन से अंक समाहित हैं, एक दो तीन चार, ये आपके अंक हो गए। कितने अंक हैं? चार। क्या नहीं बेटा? चार अंकों की, चार अंकों की, क्या सर आगे? चार अंकों की न्यूनतम संख्या। चार अंकों से, ऐसे भी आप बोल सकते हो, चार अंकों से बनने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी है? बोल सकते हो ना बेटा आप लोग, कौन सी है? तो बेटा देखो, चार अंक मतलब उसको कहने का मतलब क्या है क्वेश्चन का, कि चार अंक हैं, उससे बनने वाला वो मिनिमम नंबर। ठीक है, न्यूनतम संख्या कौन सी हो सकती है? तो आप क्या बताओगे बेटा? वो न्यूनतम संख्या क्या है आपकी? 1000 है। तो ये संख्या है और इसमें कितने अंक यूज हुए हैं? चार अंक यूज हुए हैं। अंक और संख्या में ये अंतर होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग पहले वाले क्वेश्चन में। तो क्या हम लोग का लिखना यहां पर ये सही है कि यह मतलब जीरो की बात कर रहे हैं, शून्य की बात कर रहे हैं, या एक प्राकृतिक संख्या लिखेंगे या प्राकृतिक अंक लिखेंगे? ठीक है, या एक प्राकृतिक अंक है। दूसरी चीज, यह पूर्णांक है। तीसरी चीज, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? तीसरा ऑप्शन लेट कर लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि जो आपका तीसरा उत्तर इसमें दिया जा रहा है वो जा रहा है, यह एक पूर्ण संख्या है। शून्य ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक। एक और ऑप्शन देखिए, शून्य एक विषम अंक। शून्य एक विषम अंक है, शून्य एक सम अंक। क्लियर। अब इसमें अगर पूछा जाए कि शून्य के लिए इसमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं, तो बेटा यहीं से आप इसके बारे में भी जान लोगे। अभी आपने देखा ये एक प्राकृतिक संख्या तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं। यह एक पूर्णांक है, बिल्कुल ये एक पूर्णांक होगा। क्यों होगा, अभी हम पूर्णांक के बारे में बताएंगे। तो हम बताएंगे कि ये शून्य भी क्यों पूर्णांक होता है। यह यह एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही है। अभी हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा, जिन्हें हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो वो जो होल नंबर है वो कहां से शुरू होते हैं बेटा? जीरो से शुरू होते हैं। जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे शुरू होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर हो जाएगा कि जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। जीरो एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल कथन सत्य हो गया। शून्य ना तो नेगेटिव मीन्स ऋणात्मक होता है और ना ही धनात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। शून्य का कोई भी साइन नहीं होता, ऐसे हम लोग कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, शून्य को विदाउट साइन लिखा जाता है। शून्य का कोई भी साइन नहीं होता, ना ऋणात्मक होता है ना ये धनात्मक होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। शून्य एक विषम अंक है,
कभी पूछते हैं कि शून्य क्या है, शून्य क्या ऑड है कि इवन, सम है कि विषम है, तो बेटा ये हमेशा एक सम अंक के रूप में ही जाना जाता है, विषम के रूप में नहीं जाना जाता है। क्लियर हो गया बेटा? तो ये यहाँ पर शून्य के बारे में कुछ बातें मैंने लिखी। शून्य क्या एक पूर्णांक है या एक पूर्ण संख्या है। शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना ही धनात्मक होता है, शून्य एक सम अंक है। बाकी ये दो कथन आपके बिल्कुल गलत हो जाते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अभी और भी चीजें जानेंगे नंबर्स के बारे में, संख्याओं के बारे में, अंकों के बारे में। तो उसके पहले हम लोग चलते हैं बेटा, हमने दो चीजें पढ़ ली हैं। हमने क्या क्या देख लिया बेटा? हमने देख लिया है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं क्या है। अब हम लोग चलते हैं पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक हम लोग किन्हें बोलते हैं, ठीक है, और पूर्णांक में किन किन चीजों का समावेशन होता है, तो इनको हम समझ लेते हैं। तो सभी लोग साथ में पूर्णांक हेडिंग डालेंगे। पूर्णांक को इंटीजर्स भी कहा जाता है। अब सर पूर्णांक में किन किन चीजों का समावेशन होता है, तो बेटा सबसे पहले पूर्णांक में हम देखते हैं कि सारे धन पूर्णांक, सारे धन पूर्णांक एक से लेकर अनंत तक, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, तो सारे धन पूर्णांक भी इसमें समाहित होंगे, शून्य भी इसमें समाहित होगा, और सारे ऋण पूर्णांक भी इसमें समाहित होंगे। -1, -2, -3 कहां तक, अनंत तक समाहित होंगे। तो पूर्णांक में तीन चीजों का समावेशन है, सारे धन पूर्णांक, शून्य और सारे ऋण पूर्णांक, इन तीनों का समावेशन होता है, और तीनों लोग मिलकर क्या कहलाते हैं, पूर्णांक। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -1, यहां देखो एग्जाम्पल, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, अनंत तक, 0, +1, +2, +3, अनंत तक। तो ये सारे जो हमारे यहाँ पर अंक लिखे हुए हैं, चाहे वो धन पूर्णांक हो, चाहे वो ऋण पूर्णांक हो, चाहे वो शून्य हो, इन सबको मिलाकर क्या बन जाता है, इन सबको मिलाकर हम इन सभी को क्या बोल सकते हैं एक साथ, ये पूर्णांक लिखे हुए हैं। ये क्या लिखे हैं, पूर्णांक लिखे हुए हैं। क्लियर है? ठीक है, तो अब चलते हैं इसके आगे अगले टॉपिक पर। देखो बेटा, पूर्णांक, पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में क्या होता है इतना तो आपने जान लिया कि शून्य है, प्लस के नंबर सारे, ऐसे समझो बेटा, शून्य, सारे प्लस के नंबर, सारे माइनस के नंबर, इन सबका समावेशन पूर्णांक कहला जाएगा। क्लियर हो गया ना? अब देखो बेटा, इसमें स्टेटमेंट कैसे पूछे जाते हैं, इसमें स्टेटमेंट ऐसे आएंगे, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं को का समावेश कहलाता है, या स्टेटमेंट में आएगा समावेश पूर्णांक कहलाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कथन है ये। क्या लिखा हुआ है, पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं। अब देखो बेटा, पूर्ण संख्याएं में दोनों चीजें आ गई हैं, सारी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं और शून्य भी आ गया है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, जीरो से स्टार्टिंग होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक चले गए हम लोग, अनंत तक। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, प्राकृतिक, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, और अगर बैक साइड आप आ जाओ तो -1, -2, -3, -4 अनंत तक चले गए। तो इन सबका समावेशन क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। बिल्कुल बेटा, चलिए बेटा आगे चलते हैं। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक क्या है बेटा, समझी गए होंगे आप लोग, लेकिन फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हम लोग। ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, जितने भी हमारे नेचुरल नंबर हैं, अगर इसमें हम माइनस साइन लगा दें तो वो सारे कैसे बन जाते हैं बच्चा, ऋण पूर्णांक। -1, -2, -3, कोई भी नंबर आप ले लो, आगे अगर आप माइनस लगा दोगे तो वो ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। तो धन पूर्णांक, कॉमन सेंस वाली बात है, +1, +2, +3 धन पूर्णांक हो गए। क्या धन पूर्णांक में जीरो को काउंट करेंगे, क्योंकि मैंने बताया बेटा अभी कि धन पूर्णांक, जीरो का कोई साइन नहीं होता है, ना वो प्लस का है ना माइनस का है। तो अगर आ जाए कि जीरो एक धन पूर्णांक है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीरो ना ऋण पूर्णांक ना धन, वो एक पूर्णांक है।
पूर्णांक माना जाता है, उसको पूर्णांक में रखा जाता है, लेकिन ना वो एक नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इतना क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या है बेटा? सम संख्या तो सभी को पता होगा, बहुत नॉर्मल सी बात है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, कंप्लीटेड डिवाइड विद टू। ओके, जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसे संख्याएं जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाती हैं, भाग विभाजित हो जाती हैं, वो संख्याएं कैसी कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती है। क्लियर हो गया बेटा? जैसे, या आप ऐसे भी देख सकते हो, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर शून्य आ जाए, दो आ जाए, 4, 6, 8, अगर ये संख्याएं और ये नंबर, तब भी गलत है ना, नंबर्स ना संख्याएं, क्या बोलेंगे? अंक बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिजिट किसी भी संख्या के यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पर आ जाए तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी? हमारी सम संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर हो गया? ठीक, आगे चलते हैं। विषम संख्याएं, विषम संख्या क्या होंगे बेटा? सिंपल सी बात है, इसका बिल्कुल हम लोग क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे, कि जिन संख्याओं के अंत में इकाई के स्थान पर क्या ना मिले, ये अंक ना मिले, तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। या ऐसे कह सकते हैं, वे सारी संख्याएं जो दो से विभाजित ना हो पूर्णतया, ठीक है, वो कैसी संख्याएं हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे देखते हैं बेटा। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इसे हम लोग बेटा क्या बोलते हैं बेटा? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है बेटा। देखो भाज्य संख्याएं क्या है, बहुत ही सिंपल है। कंपोजिट नंबर क्या है? देखिए इसको, ऐसे नंबर, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा, ऐसे नंबर जिनके क्या हो जाए? दो से ज्यादा फैक्टर्स हो जाए, दो से ज्यादा फैक्टर्स हो जाए, ठीक है, और दोनों फैक्टर, बाकी सारे फैक्टर कैसे हों? अलग अलग हों और दो से ज्यादा फैक्टर हो, तो वो कैसी संख्या होंगी? भाज्य संख्या होंगी। जैसे बेटा मैंने बोल दिया 4, 4 लिख दिया। अब सर 4 किससे किससे डिवाइड हो रहा है? किससे किससे इसको भाग हम दे सकते हैं? 1 से भी दे सकते हैं, 4 को हम लोग 2 से भी भाग दे सकते हैं, और 4 को हम लोग 4 से भी भाग दे सकते हैं। तो देखो दो से ज्यादा इसके फैक्टर्स आ गए, दो से ज्यादा इसके फैक्टर्स आ गए। तो ऐसे संख्याएं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, वो सारी संख्याएं कैसी होंगी बेटा? वो सारी संख्या कैसी होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। वो संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? वो सारे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? उन सभी नंबर्स और संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट। क्लियर? सर आप यहाँ पे संख्या भी बोल रहे हो, अंक भी बोल रहे हो, तो देखो बेटा अभी मैंने 4 लिखा है, ये सिंगल लिखा हुआ तो ये अंक है, लेकिन अभी हम लिखते हैं इसको 442, 442। अब ये अंक नहीं, अब ये क्या हो गया? संख्या हो गया, ये नंबर हो गया है। तो इसको भी पूछ सकते हैं कि ये क्या है? ये भाज्य है कि अभाज्य है? तो हम क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स को चेक कर लेंगे। बेटा देखो ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा ना, ये 2 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये 4 4 1 से, सॉरी 4 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, और ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तो 2 से बहुत ज्यादा फैक्टर है, 2 के बाद 4 फैक्टर आ गए, डबल फैक्टर आ गए, तो यानी कि ये संख्या भी कैसी है? भाज्य संख्या है। क्लियर हो गया? ये संख्या भी कैसी है? हमारी भाज्य संख्या है। तो अब क्वेश्चन ये तो पूछ सकता है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पर बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि छोटी सबसे छोटा भाज्य पूर्णांक, या पूर्णांक नहीं बेटा, आप प्राकृतिक संख्या लिख लें यहां पर, भाज्य प्राकृतिक संख्या कौन सी? सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या कौन सी है? मतलब सबसे स्मॉलेस्ट आपको वो नंबर बताना है जो कैसा हो? कंपोजिट हो। तो देखो बेटा प्राकृतिक संख्या में पता 1 से शुरू होती है, ठीक है,
अब वन को देखो बेटा, वन के फैक्टर तो हम काफी वन 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 इंटू वन, एक गुणे एक गुणे एक गुणे एक लिखते जाएंगे, लेकिन हमने एक चीज ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे फैक्टर्स होने चाहिए वो भिन्न भिन्न डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पर तो सारे देखो एक 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 लिखता आ रहा है, तो इससे तो अभी कोई हमको मतलब है नहीं। अब इसके बारे में भी बताएंगे, इसके बारे में भी बताएंगे, एक के बारे में बहुत अच्छी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग याद रखेंगे कि इसके आगे आता है दो, दो भी आता है सर, इसके तो अलग फैक्टर हो जाएंगे, बिल्कुल। दो जो है वो दो से भी कटेगा और एक से भी कटेगा। दो डिफरेंट फैक्टर भी है, भिन्न फैक्टर भी है, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, दिक्कत क्या हो गई कि इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर बन रहे हैं, दो से ज्यादा नहीं आ रहा है। मैंने भाज्य में क्या बताया, दो से ज्यादा फैक्टर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या, दो से केवल दो ही फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए भाज्य में काउंट नहीं किया जाएगा। सर तीन को तीन को लिख लेते हैं। तो तीन में भी देखो बेटा, इसके भी जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे बेटा, तीन के जो गुणनखंड होंगे, गुणनखंड क्या होंगे, तीन और एक होंगे, तीन और एक होंगे, ठीक है। तो ये भी केवल दो ही है, भिन्न भिन्न है, लेकिन है तो केवल दो, दो से ज्यादा है नहीं, तो ये भी नंबर हमारा भाज्य नहीं बना। अब आता है फोर, अब आता है फोर। तो फोर के बारे में देख लेते हैं। ये नंबर हमारा फोर से भी जाएगा, टू से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, कटेगा ना। तो दो से ज्यादा भी हो गए और भिन्न भिन्न भी हो गए, इसलिए हमारा पहला भाज्य प्राकृतिक संख्या कौन सी है, चार है। पहली भाज्य प्राकृतिक संख्या कौन सी है, चार। क्लियर हो गया, ठीक है। भाज्य संख्याएं फिर से एक बार सुन लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनके दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाए और वो भिन्न भिन्न हो, और वो भिन्न भिन्न हो, तो वो संख्याएं कैसी होंगे बेटा, भाज्य संख्या या भाज्य अंक होगा। चलो बेटा आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेटा, भाज्य संख्याओं के बाद देख लेते हैं क्या, भाज्य संख्याओं के बाद अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती है बेटा, बिल्कुल भाज्य संख्या क्या, अपोजिट, उल्टा। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हो, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, कितने, दो गुणनखंड, जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही गुणनखंड हो और दोनों भिन्न भिन्न होने चाहिए, दो ही गुणनखंड हो और दोनों कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, तो वो कैसी संख्या होगी हमारी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 257, 257, एक नंबर लिखते 9, 2579। अब चेक कर, दो को विभाजित करने वाले अंक कौन कौन से हैं, एक तो है दो और एक है एक, एक है दो और एक है एक, ठीक। 5 को देख लेते हैं, 5 और 1, 7 1, 3 9 1, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहले दो को देखते हैं। दो क्या है, दो के केवल दो ही गुणनखंड है और दोनों अलग अलग हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, अभाज्य संख्या। 5 में देख लेते हैं, 5 और एक केवल दो ही गुणनखंड इसके हो रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, और ये दोनों जो गुणनखंड हुए हैं ये कैसे हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न है, तो ये भी क्या हो गया हमारा अभाज्य संख्या, अभाज्य अंक हो गया बेटा, संख्या अंक, अभाज्य अंक हो गया। यहाँ देखो बेटा 7 और 1 लिखा हुआ है, तो 7 को भी डिवाइड कौन कर रहा है, केवल 7 और 1 कर रहा है, दो ही लोग कर रहे हैं और दोनों अलग अलग है, तो ये भी अभाज्य अंक। बट यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो 3 9 1, यहां पर क्या हुआ, भिन्न भिन्न तो है लेकिन दो से ज्यादा है, दो से ज्यादा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9, 9 अभाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या होगी। कौन सी होगी, भाज्य संख्या होगी, मतलब कंपोजिट नंबर नहीं कह सकते, कंपोजिट डिजिट बोलेंगे। क्लियर हो गया भाज्य संख्याओं के बारे में, ठीक है। अब इसके बाद लिखते हैं अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा था बेटा, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो बेटा बहुत बच्चे आंसर देते हैं इसका 1, कहते हैं सर 1 के हम दो गुणनखंड कर लेते हैं, 1 और 1, बिल्कुल सही है लेकिन कुछ हद तक, क्योंकि इसमें एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। दो गुणनखंड आपने कर दिए सर, आपने बताया भी था कि अभाज्य संख्या में केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ में एक और चीज बताई थी मैंने कि वो दोनों गुणनखंड कैसे हो, अलग अलग, दोनों गुणनखंड कैसे हो
अलग अलग हों, बिल्कुल ना, अलग अलग हों, इसका मतलब ये तो बिल्कुल बराबर है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो इसका मतलब अब आ गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक के बाद, या अभाज्य अंक बोल सकते हैं, वैसे आपके पेपर में अक्सर अभाज्य संख्या लिख के आ जाता है, लेकिन हम इसको अंक बोलेंगे। अगर लॉजिकली देखा जाए तो सिंगल डिजिट लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंक ही बोलेंगे। तो यहां पर देखो बेटा, एक के बाद कौन सा अंक आता है, दो आता है, दो आता है, और दो के जब हम लोग गुणनखंड करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो वन और टू आता है। क्या वन और टू के अलावा कोई और फैक्टर या कोई और गुणनखंड हो सकता है, हमें बताओ, हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक और दो के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है, और दोनों हैं अलग अलग, दोनों हैं अलग अलग, इसलिए ये कैसे हो जाएंगे, ये वाला अंक कैसा हो जाएगा, अभाज्य। क्लियर, ये कैसा हो जाएगा, प्रथम अभाज्य, सबसे छोटी प्रथम अभाज्य संख्या, या अंक भी आ सकता है। लॉजिकली अंक बोलना चाहिए, लेकिन संख्या लिख के आ जाता है, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कंसेप्ट देखना है, ऑप्शन दिया होगा आपके 2 3 1 0, ऑप्शंस कुछ ऐसे आएंगे और पूछा जाएगा सबसे छोटी प्रथम, और एक चीज और लगा देंगे, लेकिन उसको लगाएंगे हम बाद में, पहले ऐसे देखो, सबसे छोटी प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अब देखो यहाँ पे बेटा कंफ्यूजन क्या होती है, कंफ्यूजन होती है कि बच्चे जीरो को तो इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जीरो के क्या फैक्टर होंगे, लेकिन वो दो तीन और एक में कंफ्यूज, और ज्यादातर एक और दो में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते एक होगी कि दो होगी। तो मैंने आपको बताया एक क्यों नहीं होगी और दो क्यों होगी, दो का मैंने कंसेप्ट आपको दिया। तो सबसे छोटी प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी होगी बेटा, दो होगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन कैसे घुमाएगा, सबसे छोटी प्रथम सम अभाज्य संख्या या सम अभाज्य, सबसे छोटी प्रथम सम अभाज्य संख्या या सम अभाज्य अंक कौन सा है, तो भी बेटा दो ही होगा, तो भी दो ही होगा। क्लियर हो रहा है ना, या केवल लिख के आ जाए प्रथम अभाज्य संख्या, तो भी क्या होगा, दो ही होगा। क्लियर हो रहा है ना, तीन तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई है, बिल्कुल एक पर आपको आंसर नहीं लगाना है, एक पर आपको आंसर नहीं लगाना है, दो पर ही लगाना है। इतना क्लियर हो गया, चलिए ठीक, आगे देखते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग, भाज्य संख्या की बात हो गई, भाज्य संख्या की बात हो गई, इसके बाद देखते हैं हम लोग आपकी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं, हेडिंग डालो बेटा साथ में, सह अभाज्य संख्याएं। बेटा इनको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। तो देखते हैं बेटा कि को प्राइम नंबर क्या है, ऐसे दो नंबरों का जोड़ा, ऐसे दो नंबर्स का जोड़ा जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो और वो हो वन। क्या बोला मैंने, ऐसे दो नंबर का जोड़ा जिनके अगर हम लोग गुणनखंड करें तो उनमें केवल और केवल एक ही फैक्टर हो, और वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। जैसे मैं लिख दिया 3 और 5, ठीक है ना, 13 एंड 15, ठीक है, 17 एंड 30। क्लियर है ना। अब देखो अगर हम 17 के फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 17 गुणे 1, 30 करेंगे तो बेटा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1, क्योंकि एक से सारे नंबर डिवाइड हो सकते हैं, तो एक को हम लगा देते हैं। अब आगे देखो बेटा, क्या मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर 30 आ रहा है, एक पंजे 5 या 15 दूनी 30, तो इसका मतलब यहां पर 30 आ रहा है, ठीक है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन जा रहा है, क्या कॉमन जा रहा है, तो कॉमन क्या जा रहा है, एक। इसका मतलब जो 17 और 30 है, क्या ही संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, यहां से बहुत क्वेश्चन बनता है परिमेय संख्याओं से। देखो बेटा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, ठीक है बेटा, ऐसी संख्याएं जिनको हम P बटे Q के फॉर्म में लिखते हैं, P बटे Q के फॉर्म में, P और Q,
ठीक है, इनको एक रेशियो के फॉर्म में, बटे के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी संख्याएं कैसी कहलाती हैं? परिमेय संख्या। क्या सर P 0 हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि बेटा देखो, जब हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, 0 को, शून्य को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे लिख दिया जाए मैंने 0/2, तो जब हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी संख्या से डिवाइड करते हैं, किसी अंक से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या मिलता है बेटा? 0 मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये नॉट डिफाइंड होता है बेटा। क्या होता है? नॉट डिफाइंड, मतलब ये नंबर यहां पर जो इसका आंसर एग्जिट ही नहीं करेगा। तो इसलिए Q को कभी 0 नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब नीचे इसका नीचे 0 रखने पर जब एग्जिट ही नहीं करेगा तो परिमेय संख्या में मिलेगी कहां से? तो इसलिए हम लोग नीचे नीचे जो हमारा हर होता है, जो हर होता है, डिनोमिनेटर जो होता है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, बट ऊपर हो सकता है। तो ये हमारी होती है परिमेय संख्याएं। क्लियर हो ना? सारी कैसी होती है? परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं। अब परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है, पहले हम ये समझ लेते हैं। परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है? क्योंकि बेटा भिन्न में जो होती है, दोनों लोग को P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पर Q जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो सर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? तो बेटा दोनों में अंतर क्या है? जो परिमेय संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, उनमें सारे पूर्णांकों का यूज हम कर सकते हैं। पूर्णांक मतलब मैंने बताया आपके, सारे ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, शून्य, और सारे धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, लेकिन जो भिन्न होता है, भिन्न में भी हम बोलते तो हैं कि भिन्न को भी P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें क्या अंतर है? इसमें केवल जो है भिन्न में हम जो P और Q की जो वैल्यूज ले सकते हैं, जो लेना चाहिए, वो क्या लेना चाहिए? वो क्या लेना चाहिए? केवल और केवल पूर्ण अंकों को ही, पूर्ण अंकों को ही लेना चाहिए। क्लियर हो रहा है बेटा? पूर्ण अंकों को ही लेना चाहिए, पूर्ण संख्याओं को ही लेना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा। पूर्णांक, पूर्णांक में देखो बेटा तीनों चीजें आ जाएंगी, जैसे सारे माइनस वाले नंबर 0 और सारे प्लस वाले नंबर। लेकिन पूर्ण अंक में केवल क्या क्या आएंगे? 0 और सारे प्लस। क्लियर हो रहा है? अब देखो, यहीं से अगर स्टेटमेंट बनाया जाए, पहले इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे लिखा जाए -2/3, -2/3, तो ये क्या है? ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बेटा? एक परिमेय संख्या है। क्यों माइनस लग गया है? और माइनस वाला केवल पूर्णांक में ही माइनस की प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, और वो किसमें इंक्लूड होती हैं? किसमें समाहित होती है? पूर्णांक में। और पूर्णांकों का यूज कौन करता है? परिमेय संख्याएं करती है। ठीक है, तो माइनस अगर आ गया तो ये हो जाएगी तुम्हारी परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम इसी को लिख दें 2/3, क्या लिख दिया? 2/3 लिख दिया, तो अब ये क्या बन गई? भिन्न बन गई। क्यों? माइनस हट गया, माइनस तो हट गया, तो यहाँ पे प्लस आ गया, और प्लस और 0 दोनों ले सकते हैं। 0 नहीं है तो क्या हुआ? नंबर तो है, प्लस के हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? भिन्न। तो भिन्न में जो नंबर्स आते हैं P और Q की जगह पर, वो पूर्ण अंक होने चाहिए, या तो 0 या धनात्मक प्राकृतिक संख्या है। लेकिन अगर परिमेय संख्या में आ जाएंगे तो परिमेय संख्या में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों आ सकते हैं। तो क्या सर इस भिन्न को हम परिमेय संख्या नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि सर यहाँ भी 0 प्लस है, यहाँ पर भी तो 0 प्लस है। बिल्कुल सही बात है, कथन ऐसे ही आता है कि क्या भिन्न को परिमेय संख्या कहा जा सकता है? क्या सारी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं? बिल्कुल, भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती। परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होंगी, भिन्न जो है वो परिमेय संख्याएं। इतना क्लियर हो गया है? बिल्कुल, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, भिन्न क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी, बट परिमेय संख्या को भिन्न हम नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पर ऋणात्मक साइन है ही नहीं। इतना क्लियर हो गया बेटा आपको? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर रखते हैं इसको। इसको आप लोग पूरा अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसके बाद इसके आगे हम लोग और बहुत अच्छी चीजें जानेंगे, बहुत अच्छे सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, प्रीवियस के भी क्वेश्चंस करेंगे, और हम लोग इसी तरह धीरे धीरे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे और अपना सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तैयारी में अभी से लग जाइए, क्योंकि जहां तक संभावित है कि जो एग्जाम होने वाला है टेट का जो एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट कराने वाली है, संभावित है कि जनवरी 2020 में इसका एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। इसलिए ज्यादा समय है नहीं, तो आप लोग को अभी से मेहनत करनी है। अभी से मैथ के एक एक कंसेप्ट को समझते हुए चलना है,
ठीक है, और क्वेश्चन तो आपको खूब लगाने हैं, मतलब कोई इसका कोई सीमित दायरा नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आपको खूब लगाना है, बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो मैथ्स है, मैथ्स आपकी प्रैक्टिस से ही आएगी, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका माइंड शार्प होगा, दिमाग आपका खुलेगा, और आप धीरे धीरे क्या करोगे, चीजों को अच्छे से सीखते जाओगे और क्वेश्चन पे इसको अप्लाई करते जाओगे। तो कल हम लोग इसी के आगे अगले टॉपिक के साथ बढ़ेंगे और भी नई चीजें सीखेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स।